नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्टिविटी पर बात करने वाले हैं, मतलब अपनी कार्यक्षमता को बेहतर कैसे बनाया जाए। पर रुकिए, ये सुबह 5 बजे उठने या अपनी टू डू लिस्ट में 100 चीजें भरने के बारे में नहीं है। ये उस अजीब सी बेचैनी के बारे में है ना, जब हम दिन भर भागते हैं पर रात में लगता है कि पहुंचे कहीं नहीं। तो हमारी आज की जो बातचीत है ना, उसका आधार असल में एक किताब की समरी है और वो इस पूरी उलझन को एक कहानी के जरिए समझाती है। कहानी के जरिए? ये तो दिलचस्प है। हाँ, एक 28 साल का लड़का है ललित, उसकी कहानी है। ललित की जिंदगी बाहर से देखें तो मतलब एकदम सेट लगती है। अच्छी नौकरी है, शहर में घर, सब कुछ। लेकिन अंदर से वो एक खालीपन महसूस करता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि ललित की कहानी के सहारे ये समझें कि इस बिना मतलब की भागदौड़ से निकलकर एक सुकून भरी और असरदार जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। चलिए इस कहानी को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है ललित के साथ। सुबह के मतलब 6 बजे का अलार्म बज रहा है और उसका बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि रात देर तक वो रील्स देखता रहा था और हर वीडियो से यही बता रहा था कि वो जिंदगी में कितना पीछे है। ऑफिस में दिन ईमेल्स, मीटिंग्स, डेडलाइन की धुन में निकल जाता और शाम को घर आकर सिर्फ थकान होती। ये तो बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है ना? मुझे लगता है हमें से कई लोग इस एहसास को जानते हैं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में 2 लोग आते हैं। पहला, बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग चाय वाले। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने ललित को देखकर बस इतना कहा, बेटा, थकान काम ज्यादा करने से नहीं, बिना मतलब के काम करने से आती है। वाह। और दूसरे थे गांव में उसके पिता, जो अपनी खेती से खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ये जो चाय वाले की बात है, सुनने में तो बड़ी गहरी लगती है, पर क्या इसमें वाकई कोई दम है? इसमें सिर्फ दम नहीं, यही तो सारी प्रोडक्टिविटी का असली सार है। हम अक्सर व्यस्त होने को प्रोडक्टिव होना मान लेते हैं। हाँ, कैलेंडर भरा है तो मतलब दिन सफल रहा। बिल्कुल, लेकिन ये एक धोखा है। ललित की कहानी यही दिखाती है कि असली प्रोडक्टिविटी की शुरुआत क्यों से होती है, क्या या कैसे से नहीं। जब तक ये क्यों मतलब आपका मकसद साफ ना हो, दुनिया के सबसे अच्छे ऐप्स और तकनीकें भी बस सजावट का सामान है। सही। वो आपको तेजी से दौड़ा तो सकते हैं, पर सही दिशा में नहीं। बिल्कुल। और ललित ने इस बात को आजमाने का फैसला किया। उसने ऑफिस जाकर अपना लैपटॉप नहीं खोला, बल्कि कागज पर खुद से सवाल पूछा, मैं ये सब कर क्यों रहा हूं? ये मुश्किल सवाल है। हाँ, शुरू में दिमाग एकदम खाली था। फिर उसने सवाल बदला, मुझे किस तरह का इंसान बनना है? और धीरे धीरे जवाब आने लगे कि वो भरोसेमंद बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसके काम से किसी की मदद हो। और इसका असर अब देखिए तुरंत दिखा। उसी दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने उससे मदद मांगी। अच्छा। आमतौर पर ललित चिढ़ जाता कि मेरा अपना काम रुका हुआ है, लेकिन उस दिन उसने रुक कर मदद की। और हैरानी की बात यह थी कि उसे थकान नहीं बल्कि हल्कापन महसूस हुआ। काम ज्यादा किया पर थकान कम हुई। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग का विज्ञान है। जब हम कोई काम सिर्फ डेडलाइन के लिए करते हैं तो वो एक बोझ लगता है, लेकिन जब हम वही काम किसी की मदद करने या अपने किसी मूल्य को पूरा करने के लिए करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक इनाम की तरह देखता है। अच्छा, इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं शायद। हाँ, आंतरिक प्रेरणा। उसे उस मदद से अपना क्यों मिल गया था। और यहीं ये समझना जरूरी है कि मकसद का मतलब हमेशा दुनिया बदलना नहीं होता। सही। कभी कभी मकसद बस इतना होता है कि अपना काम ईमानदारी से करना है। तो मकसद तो मिल गया, लेकिन ललित को जल्द ही पता चला कि सिर्फ क्यों जान लेना काफी नहीं है। उसे लगा जैसे कोई उसकी प्रोडक्टिविटी चुपचाप चुरा रहा है। अच्छा, चोर। हाँ, कहानी में इन्हें 3 चोर कहा गया है और पहला चोर था आलस, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। एक दिन उसने एक जरूरी प्रोजेक्ट पूरा करने का मन बनाया, लेकिन लैपटॉप खुलते ही मन ने कहा, अरे 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं। उफ, ये तो हर किसी के साथ होता है। हाँ, और वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए पता ही नहीं चला। शाम को उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसे एहसास हुआ कि आलस का सबसे बड़ा हथियार है थोड़ी देर बाद। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद। इसका समाधान उसने ये निकाला कि पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचने की बजाय उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा। और जैसे ही उसने शुरू किया, काम आगे बढ़ गया। और ये कमाल का मनोवैज्ञानिक हैक है। देखिए, हमारा दिमाग बड़े डलावने कामों से बचता है। पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, ये एक पहाड़ जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ 10 मिनट काम करना है, ये इतना छोटा और आसान लगता है कि दिमाग उसके लिए बहाना नहीं बना पाता। और यहाँ एक और दिलचस्प चीज काम करती है, जिसे ज़ाइगानिक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगानिक इफेक्ट वो क्या होता है?
मतलब हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरे हो चुके कामों से ज्यादा याद रखता है। तो जब आप 10 मिनट के लिए कोई काम शुरू कर देते हैं तो आप उसे अधूरा छोड़ देते हैं और फिर आपका दिमाग ही आपको उसे पूरा करने के लिए उकसाता रहता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन पहले चोर से लड़ते लड़ते ललित दूसरे चोर के चाल में फंस गया। अच्छा, और वो चोर था व्यस्तता। मतलब बिजीनेस। हाँ, अब वो आलसी नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा बिजी हो गया था। कैलेंडर मीटिंग से भरा था, लगातार फोन बज रहा था। शाम को लगता कि भागा तो बहुत, पर कुछ जरूरी हुआ ही नहीं। तब उसकी दोस्त नेहा ने उसे एक बात कही, व्यस्त होना और काम का होना दोनों अलग चीजें हैं। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया। उसने अपने हर काम को अपने क्यों की कसौटी पर परखना शुरू किया, और जो काम उसे उसके मकसद के करीब नहीं ले जा रहा था, उसे उसने नो कहना सीखा। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, असली जिंदगी में जब आप अपने बॉस या किसी करीबी को ना कहते हैं तो रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। तो ललित ने इस मुश्किल को कैसे संभाला होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ना कहने का मतलब बदतमीजी करना नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना। ललित ने सीखा कि सीधे नहीं कहने के बजाय वो कह सकता है, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे अपने दूसरे काम को टालना होगा। क्या ये ठीक रहेगा? या फिर ये काम जरूरी लगता है पर इस हफ्ते मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, क्या हम इसे अगले हफ्ते कर सकते हैं? तो ये अपनी प्राथमिकताएं बताने का एक तरीका है, काम से भागने का नहीं। बिल्कुल। असल में जब आप सोच समझकर न कहते हैं तो लोग आपके हाँ की ज्यादा इज्जत करते हैं। सही बात है। तो आलस और व्यस्तता, इन पर तो काबू पा लिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि जिंदगी में तो ऐसी भी मुश्किलें आती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। बिल्कुल। क्या कहानी में इसका भी कोई जिक्र है? बिल्कुल है, और वही है तीसरा चोर, बाहरी परेशानियां। बाहरी परेशानी। हाँ, वो चीजें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा। अचानक ललित की माँ की तबीयत खराब हो गई। अब हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ, ऑफिस का काम, सब कुछ बिखरने लगा। ओहो। ये वो हालात थे जिनकी उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी, और यही किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम का असली इम्तिहान होता है। तो उसने क्या किया? यहीं पर लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व समझ में आता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब पत्थर की लकीर पर चलना नहीं है, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालना है। ललित के पिता का खेती वाला उदाहरण यहाँ सबसे अच्छा बैठता है ना? हाँ, एक किसान मौसम से लड़ नहीं सकता। वो मौसम के हिसाब से अपनी रणनीति बदलता है। ललित ने भी यही किया। उसने समझा कि अभी उसकी प्राथमिकता उसकी माँ की सेहत है। उसने ऑफिस में बात की, कुछ काम घर से किया, कुछ की डेडलाइन आगे बढ़वाई। मतलब उसने परफेक्ट होने की जिद छोड़ दी। हाँ, और हालात को स्वीकार किया। असली प्रोडक्टिविटी यही है, बिखरने के बाद खुद को दोबारा समेटने की कला। इन चोरों से निपटना सीखने के बाद भी ललित की एक उलझन बाकी थी। उसे लगता था कि वो हर जगह थोड़ा थोड़ा अधूरा है। ऑफिस में होता तो घर की चिंता, घर पर होता तो काम की डेडलाइन याद आती। ये तो होता है। उसे लगा कि समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं है। बिल्कुल। उसकी समस्या थी रोल मैनेजमेंट की। उसके दिमाग में उसकी सारी जिम्मेदारियां, जैसे एक बेटा, एक कर्मचारी, एक दोस्त, एक व्यक्ति, सब एक खिचड़ी की तरह पक रही थी। हमारा दिमाग एक साथ कई भूमिकाओं के बीच कूदने में बहुत ऊर्जा खर्च करता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का बोझ कहते हैं। अच्छा। जब तक ये भूमिकाएं साफ साफ अलग ना हो, हम हमेशा एक अपराध बोध में जीते हैं। तो ललित ने एक रात कागज पेन लिया और अपनी जिंदगी को साफ साफ हिस्सों में बांटा। परिवार, काम और खुद, जिसमें सेहत और सीखना शामिल था। पहली बार उसे अपनी जिंदगी के ये अलग अलग हिस्से एक धुंधली भीड़ की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग रास्तों की तरह दिखे। हाँ। और वो इससे भी एक कदम आगे गया। हाँ। उसने हर जिम्मेदारी के लिए एक निजी मिशन स्टेटमेंट लिखा। मिशन स्टेटमेंट? हाँ, मतलब उसने खुद से पूछा, मैं जिंदगी के इस हिस्से में कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। जैसे काम के लिए उसने लिखा, एक ऐसा प्रोफेशनल जो ईमानदारी से सीखता रहे और भरोसेमंद हो। परिवार के लिए, एक ऐसा बेटा जो सिर्फ जरूरत पर नहीं बल्कि रोजमर्रा में भी मौजूद रहे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब जब एक बड़ी सैलरी वाली नौकरी का ऑफर आए तो क्या कागज पर लिखी एक लाइन आपको रोक सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये लाइनें आपको रोकती नहीं, आपको दिशा दिखाती हैं। एक कंपास की तरह? बिल्कुल, एक कंपास की तरह। जब आपके पास कंपास होता है तो आप भटकते नहीं। ललित को जब वो बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिली तो उसने अपने मिशन स्टेटमेंट को देखा। उसे लगा कि उस नौकरी का कल्चर उसे वैसा प्रोफेशनल नहीं बनने देगा जैसा वो बनना चाहता है। तो फैसला आसान हो गया?
हाँ, ये मिशन स्टेटमेंट एक तरह से पहले से लिए गए फैसले होते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति को बचाते हैं क्योंकि आपको हर बार शून्य से सोचना नहीं पड़ता। अब ललित के पास मकसद था, जिम्मेदारियां साफ थीं और हर जिम्मेदारी के लिए एक मिशन भी था। लेकिन एक आखिरी समस्या बची थी। अब क्या रह गया? सब कुछ साफ होने के बावजूद वो छोटी छोटी बातें भूल जाता था। दिमाग हर चीज को याद रखने की कोशिश में बिखरा हुआ था। अच्छा। उसके पास नक्शा तो था, पर रास्ते पर चलने के लिए सही औजार यानी टूल्स नहीं थे। तो उसने कुछ बहुत ही सीधे साधे बदलाव किए। सबसे पहले उसने फोन से वो सारे ऐप्स हटा दिए जो उसका ध्यान भटकाते थे। ये तो सबसे जरूरी कदम है। फिर एक साधारण सा टास्क मैनेजर चुना और उसमें अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से काम डाले। कैलेंडर का इस्तेमाल सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से के लिए समय तय करने में किया। जैसे परिवार का समय, कसरत का समय। हाँ, सीखने का समय और हर प्रोजेक्ट की सारी जानकारी जैसे ईमेल और नोट्स एक ही जगह रखना शुरू किया। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि आप अपने दिमाग को एक गोदाम की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दें। हमारा दिमाग चीजों को याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, जोड़ने और बनाने के लिए बना है। जब हम सारी छोटी बड़ी बातें, लिस्ट, आइडियाज दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी असली ताकत बर्बाद कर देते हैं। तो सही टूल्स का काम है हमारे दिमाग को इस बोझ से आजाद करना। बिल्कुल, उसे एक बाहरी दिमाग देना। जैसा ललित के पिता ने कहा था, औजार अगर अपनी जगह पर हों तो मेहनत भी कम लगती है। और सबसे अच्छा टूल वो नहीं जो सबसे फैंसी हो, बल्कि वो है जिसे आप सच में इस्तेमाल करें। तो ललित का ये पूरा सफर हमें ये सिखाता है, सच्ची प्रोडक्टिविटी कोई हैक या शॉर्टकट नहीं है। ये एक यात्रा है जो क्यों से शुरू होती है। फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं, उनके लिए एक दिशा यानी मिशन तय करते हैं और आखिर में सही औजारों का इस्तेमाल करके उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। व्यस्तता से निकलकर एक मतलब भरी जिंदगी की तरफ बढ़ने जैसा। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ललित की कहानी हमें अपने काम और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना सिखाती है, लेकिन क्या हम यही सिद्धांत उस जानकारी पर भी लागू कर सकते हैं जो हम हर दिन मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया और खबरों से अपने अंदर भरते रहते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं और जो सुनते हैं, क्या उसे भी हम अपने मकसद और मिशन के फिल्टर से गुजार सकते हैं, ताकि हमारा दिमाग सिर्फ सूचनाओं से व्यस्त ना रहे, बल्कि ज्ञान के साथ सच में प्रोडक्टिव बने?